हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एमपीटीटी वर्ग 1 के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो इससे पहले हमारा जनरल क्वेश्चन है। चलिए सोशियोलॉजी पहला क्वेश्चन है। इन दिस बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया कपारिया प्रोवाइड ऑफ इंडियन फैमिली, अर्थात कपारिया ने अपनी पुस्तक भारत में विवाह और परिवार मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955 में भारतीय समाज का प्रदान किया है। कौन सी बुक थी इसमें? इंडोलॉजिकल एंड लेवल लीगल व्यू, सेकंड इथनोग्राफिकल व्यू, 3 इंपेरिकल व्यू या 4 सोशियोलॉजिकल व्यू। करेक्ट आंसर इसका हो जाता है इथोलॉजिकल एंड कानूनी दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम समझते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है यहाँ पे, द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस ह्यूमन इन फैक्ट ग्रेजुअली बिकम अ सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन स्किल इन वे ऑफ कल्चर इनटू विच ही और सी वाज बोर्न इन नोन एज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मान और मानव शिशु धीरे धीरे एक आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति बन जाता है, वह जिस संस्कृति में पैदा हुआ था उसी तरीके से निपुण हो जाता है, क्या कहलाता है? सोशल पोजीशन, रीसोशलाइजेशन, शेयर अंडरस्टैंडिंग या सोशलाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या प्रक्रिया है पहले तो उसे हम समझ लेते हैं, फिर इसके अलग जो टर्म्स हैं सोशल पोजीशन, रीसोशलाइजेशन एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग, इन सभी टॉपिक्स को भी हम समझेंगे कि इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चंस भविष्य में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोशलाइजेशन समझते हैं। सोशलाइजेशन वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी विशेष समाज या संस्कृति में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार अर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया शैशवावस्था से शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के मानदंडों और अपेक्षाओं को सीखता है। तो इस प्रकार यह सामाजिकरण है। अब हम समझते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या होती है। नेक्स्ट है आंसर, तो हमारा यहाँ सोशलाइजेशन हो गया करेक्ट आंसर, लेकिन इसके अन्य टर्म को हम समझते हैं। सामाजिक स्थिति क्या है? तो सामाजिक स्थिति से तात्पर्य सामाजिक पदानुक्रम में किसी व्यक्ति के स्थान से है। पुनः सामाजिकरण पुराने मानदंड, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों के स्थान पर नए मानदंडों, मूल्यों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया है, जो अक्सर नए वातावरण में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं किसी लड़की का विवाह होना, जो शादी से पहले उसके घर का माहौल अलग होता है, जबकि शादी के बाद वो जिस घर में जाती है वहाँ के मूल्य, मानदंडों को सीखते हुए व्यवहार करती है। तो यह भी पुनः सामाजिकरण का उदाहरण कहलाएगा। नेक्स्ट है सहभागी तालमेल। इससे मतलब यह होता है, सहभागी तालमेल से तात्पर्य व्यक्तियों के बीच आपसी समझ या सहमति से माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित स्तरीकरण पदानुक्रम में से एक द्वारा एक स्तर से दूसरे पर ऊपर या नीचे की ओर गतिशीलता कहलाती है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी या वर्टिकल मोबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्टिकल मोबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? वर्टिकल मोबिलिटी। संभावित स्तरीकरण पदानुक्रम में से किसी एक के भीतर एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊपर या नीचे आंदोलन को वर्टिकल गतिशीलता कहा जाता है। यह शब्द किसी व्यक्ति या समूह के एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को वर्णन करता है, जो ऊपर की ओर सामाजिक स्थिति में सुधार और नीचे की ओर सामाजिक स्थिति में गिरावट हो सकता है, यानी दोनों ये हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है वर्टिकल मोबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के माहौल में बदलाव करके उनके सोचने और बर्ताव करने के तरीकों में बदलाव करना है। इरविन गॉफमैन ने इस प्रक्रिया को पुनः सामाजिकरण के रूप में परिभाषित किया है। इन
संगठनों को गोफमैन क्या कहते थे? टोटल इंस्टीट्यूशन, टोटल एस्टेब्लिशमेंट, कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट या कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि करेक्ट आप देख रहे हैं आंसर है टोटल इंस्टीट्यूशन। अब इसको समझते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन 2 टोटल इंस्टीट्यूशन। इरफिन गॉफमैन ने उन संगठनों को टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है जिनका प्राथमिक उद्देश्य लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को उनके वातावरण में बदलाव करके बदलना है। इस प्रक्रिया को गॉफमैन ने पुनः समाजीकरण रीसोशलाइजेशन के रूप में परिभाषित किया है। समग्र संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जहां लोगों को समाज से अलग करके एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है और ताकि उनके पुराने व्यवहार और सोच को बदला जा सके। उन्हें नए मानदंडों और मूल्यों को बदलना होता है, मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके उदाहरण में जैसे जेल, मानसिक अस्पताल या सैन्य प्रशिक्षण केंद्र शामिल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनुलोम मैरिज? अनुलोम मैरिज, अनुलोम मैरिज क्या होता है? क्षत्रिय मैन मैरिज टू क्षत्रिय वोमेन, वैश्य मैन मैरिज टू ब्राह्मण वोमेन, लोएस्ट क्लास मैन मैरिज टू अपर क्लास वोमेन या ब्राह्मण मैन मैरिज टू क्षत्रिय वोमेन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है चलिए आप लोग भी आंसर देते जाइए, इसका लिखते जाइए और आंसर चेक कीजिए। ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय महिलाओं से विवाह, ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय महिलाओं से विवाह। पारंपरिक भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में अनुलोम विवाह एक ऐसे विवाह को संदर्भित करता है जहां उच्च वर्ण जाति का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता है। इस मामले में एक ब्राह्मण पुरुष का क्षत्रिय महिला से विवाह करना इस परिभाषा में फिट बैठता है क्योंकि ब्राह्मण को वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों से उच्च माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर उनके कार्य के लिए जाने जाते हैं? एस.सी. दुबे, दीपांकर गुप्ता, के.एम. कपारिया या डी.एन. मजूमदार। करेक्ट आंसर हो जाता है के.एम. कपारिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के.एम. कपारिया। भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे के.एम. कपारिया, जिन्हें विशेष रूप से भारतीय विवाह, परिवार और नातेदारी व्यवस्था पर उनके गहन अध्ययनों के लिए जाना जाता है। उन्होंने इन विषयों पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे उन्हें भारतीय परिवार के अध्ययन में एक अग्रणी शोधकर्ता के रूप में पहचान मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों के सुंदर क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के स्थानिक अलगाव को निम्न रूप में जाना जाता है। गेटेड कम्युनिटी निवासी समुदाय, मैनोराइजेशन, सब अर्बनिज्म उपशहरीकरण, अर्बन अपार्टहेड, शहरी रंगभेद या अर्बन अपार्टहेड। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 4 शहरी रंगभेद या शहरी रंगभेद अर्बन अपार्टमेंट। चलिए अब इस वर्ड को हम समझते हैं कि क्या होता है। शहरों के दूर दराज के क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के स्थानिक पृथक्करण को विशेष रूप से शहरी रंगभेद के रूप में जाना जाता है, जो शहरी स्थानों के भीतर कुछ समूहों के व्यवस्थित पृथक्करण और हाशिए पर होने को संदर्भित करता है, जो अक्सर नस्ल, जातीयता या सामाजिक आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उन दृष्टिकोण या व्यवहारों जो किसी के अपने लिंग के मानदंडों की पुष्टि करते हैं निम्न रूप से जाने जाते हैं। जेंडर सेंसिलाइज लिंग संवेदीकरण, जेंडर एप्रोप्रिएट लिंग उपयुक्त, जेंडर आइडेंटिफाई लिंग पहचान या 4 जेंडर सिस्टम लिंग प्रणाली।
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका टू, जेंडर अप्रोप्रिएट, लिंग उपयुक्त। लिंग उपयुक्त उन दृष्टिकोणों या व्यवहारों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के अपने लिंग के सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि समाज में महिलाओं को कुछ विशेष व्यवहारों की उपेक्षा की जाती है तो उन व्यवहारों को प्रदर्शित करना लिंग उपयुक्त माना जाता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? लिंग उपयुक्त, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड इन, प्रायिकता का सिद्धांत में प्रयुक्त किया गया है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, जियोमेट्री, सोशल रिसर्च। करेक्ट आंसर हो जाता है रैंडम सैम्पलिंग या मार्केट सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जो कि इसे मार्केट सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी ध्यान रखेंगे कि इसके दूसरे नाम क्या होते हैं। रैंडम सैम्पलिंग का नियम मूलतः रैंडम सैम्पलिंग में लागू होता है क्योंकि यह विभिन्न परिणामों की संभावना से संबंधित होता है जब तत्वों को जनसंख्या से सैम्पलिंग रूम से चुना जाता है, जिसमें सभी की बराबर का संभावना रहती है चुने जाने की, जिसे कि रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। जाति और गांव के अलावा विद्वानों ने को भारतीय समाज की 3 सबसे बुनियादी संरचनाओं में से एक माना है: पंचायत, कृषि, हिंदू धर्म या संयुक्त परिवार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ज्वाइंट फैमिली। जाति और गांव के अलावा विद्वानों ने संयुक्त परिवार को भारतीय समाज की 3 सबसे बुनियादी संरचनाओं में से एक माना है। ये तीनों मिलकर पारंपरिक हिंदू समाज का मूल आधार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा वैश्वीकरण का संकेत नहीं है? ग्लोबलाइजेशन, विच इज नॉट ए इंडिकेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड मैन पावर। 2, फ्री फ्लो ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी, विदेशी पूंजी प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। या 4, फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 2, फ्री फ्लो ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी का प्रयुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण बढ़ता है। इसके मुख्य संकेतों में शामिल है श्रम और मानव शक्ति का मुक्त आवागमन, श्रम, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव। रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रभाव आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रतिबंधित होता है और यह वैश्वीकरण का सामान्य संकेतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संदर्भ में झोपड़पट्टी की आबादी में वृद्धि दर्शाती है। A, an extension of rural prosperity. 2, an extension of urban prosperity. 3, an extension of rural poverty. And 4, a process of urbanization. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1, an extension of rural prosperity, ग्रामीण समृद्धि का वृद्धि। भारतीय संदर्भ में झोपड़पट्टी की आबादी में वृद्धि ग्रामीण समृद्धि का विस्तार नहीं दर्शाती है। जिसके बजाय यह आमतौर पर ग्रामीण शहरों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के पलायन और शहरीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को दर्शाती है, जैसे कि अपर्याप्त आवास,
गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी। तो ग्रामीण गरीबी में वृद्धि, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रामीण गरीबों में वृद्धि। भारतीय संदर्भ में झोपड़पट्टी की आबादी में वृद्धि दर्शाती है ग्रामीण गरीबों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भविष्यवाणी का एक बयान जो सिद्धांत को वास्तविकता से जोड़ने के प्रयास में चर के बीच संबंधों का परीक्षण के लिए आधार निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस परिकल्पना, 2 एज्यूम्पशन मान्यता, 3 रिसर्च मेथड अनुसंधान प्रणाली, या 4 रैंडम सैम्पलिंग आकस्मिक नमूना। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1 हाइपोथेसिस। परिकल्पना पूर्वानुमान का एक कथन है जो सिद्धांत को वास्तविकता से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों के परीक्षण के आधार पर निर्धारित करता है। यह अनुसंधान के लिए एक परीक्षण योग्य प्रस्ताव के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं। इमाही दुर्खिम के अनुसार धार्मिक प्रथाओं को सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। नंबर 1 मानव के आध्यात्मिक हितों को संतुष्ट करना। नंबर 2 सामूहिक जीवन के मौजूदा प्रथाओं के विकल्प को दिखाना। नंबर 3 समाज के एकीकरण और स्थिरता में योगदान देना। या 4 मनुष्य को सांसारिक जीवन की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करना। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है समाज के एकीकरण और स्थिरता में योगदान देना। इमानुएल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक प्रथाओं को मानव के आध्यात्मिक हितों की पूर्ति और समुदाय के भीतर सामूहिक विवेक और सामाजिक एकजुटता को सुदृढ़ रूप करने में सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र जिसे कुछ हद तक सामाजिक समन्वय और समानता द्वारा चिन्हित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एसोसिएशन, सोसाइटी, सोशल ग्रुप या कम्युनिटी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4 कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय को सामाजिक जीवन के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपने सदस्यों के बीच सामाजिक सामंजस्य और समानता की एक सीमा तक चिन्हित होता है। सॉरी इसका तात्पर्य एक विशिष्ट भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र में पहचान की साझा भावना, सामान्य हितों और सामाजिक संपर्क और संगठन के एक निश्चित स्तर से है। नेक्स्ट इसके अलग ऑप्शंस को समझेंगे। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन यह एक समान हित या उद्देश्य से एकजुट व्यक्ति के समूह को संदर्भित करता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से साझा भौगोलिक क्षेत्र या उस विशिष्ट हित से परे सामाजिक सुसंगति की व्यापक भावना को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक समाज। समाज को हम समझेंगे। समाज यह उन लोगों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो संगठित तरीके से एक साथ रहते हैं, चीज़ों को कैसे करना है, उनके बारे में निर्णय कैसे लेना है और जो काम करने की ज़रूरत है उसे साझा करते हैं। यह समुदाय से कहीं अधिक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक समुदाय और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह व्यक्ति का एक समूह जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और पहचान की भावना साझा करते हैं, लेकिन यह समुदाय की तुलना में छोटा और कम व्यापक हो सकता है और स्वाभाविक रूप से साझा भौगोलिक स्थान या समग्र सामाजिक सुसंगति के उच्च स्तर का संकेत नहीं देता है। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा सिद्धांत इस विचार की वकालत करता है कि समाजशास्त्र का अधिकार क्षेत्र रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य भावना है? ए फंक्शनलिज्म, बी स्ट्रक्चरलिज्म, सी एक्सचेंज थ्योरी या डी फेनोमेनोलॉजी। करेक्ट आंसर है फेनोमेनोलॉजी यानी परिघटना। फेनोमेनोलॉजी जिसको कि हिंदी में घटना विज्ञान भी कहा जाता है। घटना विज्ञान इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र
रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य ज्ञान जगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गुणात्मक डेटा संग्रह की कौन सी तकनीक शोधकर्ता द्वारा लोगों और उसके व्यवहार को उनकी प्राकृतिक सेटिंग में प्रत्यक्ष, केंद्रित और गैर मौखिक बातचीत के संदर्भ में समझने के लिए की जाती है? ए ऑल ऑफ दिस, बी ऑब्जर्वेशन, सी इंटरव्यू या डी केस स्टडी। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर अवलोकन। अवलोकन एक गुणात्मक डेटा संग्रह तकनीक है जिसमें शोधकर्ता लोगों और उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित और गैर मौखिक बातचीत के माध्यम से समझता है। इस पद्धति में घटनाओं, व्यवहारों या घटनाओं के वास्तविक समग्र में स्वाभाविक रूप से घटित होने के दौरान अवलोकन और रिकॉर्डिंग शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भूमिका अपेक्षा से जुड़े पुरस्कार और सजा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है प्रतिबंध या मंजूरी सेक्शन। प्रतिबंध या मंजूरी सेक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भूमिका अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड को प्रतिबंधित कहा जाता है, प्रतिबंध कहा जाता है। प्रतिबंध सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है जिसका उपयोग सामाजिक मानदंडों के अनुरूप कार्य करने को प्रोत्साहित करने और विचलन को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। वह वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक अर्थात पुरस्कार हो सकते हैं और अवांछनीय व्यवहार को रोकने के लिए नकारात्मक अर्थात दंड हो सकते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, वास्तविक क्षेत्र के कार्य शुरू होने से पहले उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम बताइए? पॉलेट स्टडी, सेंसस स्टडी, सर्वेक्षण, फोर केस स्टडी। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1 पायलट स्टडी, मार्गदर्शक अध्ययन। पायलट अध्ययन, जिसे कि पायलट परियोजना या पायलट प्रयोग के रूप में भी जाना जाता है, एक छोटे पैमाने का प्रारंभिक अध्ययन है जो पूर्ण पैमाने पर अनुसंधान परियोजनाओं के प्रदर्शन से पहले व्यवहार्यता, समग्र समय, लागत, प्रतिकूल घटनाओं का मूल्यांकन करने और अध्ययन डिजाइन में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह मूलतः मुख्य अध्ययन का एक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान का एक उपयुक्त उदाहरण है? पॉलिटिकल पार्टी, 2 मार्केट, सी ट्रेड यूनियन और 4 गवर्नमेंट ऑफिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्केट। सामाजिक संस्था व्यवहार और संबंध प्रतिमानों की एक प्रणाली है जो समाज में विशेष उद्देश्यों और कार्यों के इर्द गिर्द संगठित होती है और सामाजिक मानदंडों और मूल्यों द्वारा स्वीकृत होती है। जबकि सभी विकल्प समाज के भीतर संगठन या संस्थाएं हैं। एक बाजार एक मौलिक सामाजिक संस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो खरीद, बिक्री और व्यापार के लिए स्थापित माना जाता है। स्थापित मानदंडों और प्रथाओं के साथ आर्थिक विनिमय और बातचीत को नियंत्रित करता है, जो इसे एक सामाजिक संस्था का उपयुक्त उदाहरण माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है? कृषक आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन। करेक्ट आंसर है कृषक आंदोलन। ग्रामीण भारत में किसान आंदोलनों को पुराने सामाजिक आंदोलनों के उदाहरण माना जाता है क्योंकि इनका इतिहास काफी लंबा है और वो अक्सर भूमि शोषण और आर्थिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो सामाजिक सक्रियता के शुरुआती दौर में भी शामिल थे। इसके विपरीत जातीय क्षेत्रता, स्वायत्तता और पर्यावरण आंदोलनों को आमतौर पर नए सामाजिक आंदोलन के रूप में माना जाता है जो बाद में उभरे और विभिन्न प्रकार की चिंताओं को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
22। निम्नलिखित में कौन सा कथन संघर्ष परिप्रेक्ष्य का परावर्तक नहीं है? Which one of the following statement is not reflective of conflict perspective? करेक्ट आंसर है यहाँ पर society is viewed as complex system of parts that interact perform a various necessity function. समाज को इन हिस्सों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिए बातचीत करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अब इसको समझते हैं। प्रश्न में संघर्ष का दृष्टिकोण समाज को संशोधन। पहला है समाज का दृष्टिकोण समाज को संसाधनों और शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में देखता है, जहां विभिन्न समूह प्रभुत्व और दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। विकल्प 1 संसाधन और शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में समाज सीधे संघर्ष के परिप्रेक्ष्य से मेल खाता है। विकल्प 3 वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तनों को निर्धारित करता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य विशेष रूप से मार्क्सवादी संघर्ष सिद्धांत का एक प्रमुख सिद्धांत है। जबकि विकल्प 4 परिवर्तन अपरिहार्य है, अक्सर लाभदायक होता है और हिंसक भी हो सकता है। संघर्ष से उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों पर संघर्ष परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता है? एक पत्नी विवाह शुद्धता और मलिनता अनुष्ठान पदानुक्रम और उत्तरदायी व्यवहार। बी गोतांत्र विवाह शुद्धता के मलिनता अनुष्ठान पदानुक्रम द्वारा हासिल व्यवसाय। सी गोतांत्र विवाह शुद्धता और मलिनता अनुष्ठान पदानुक्रम उत्तरदायी व्यवसाय। और नंबर 4 संगोत्र विवाह शुद्धता मलिनता अनुष्ठान पदानुक्रम और उत्तरदायी व्यवस्था। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 4 जो कि जाति व्यवस्था की विशेष व्यवस्था है। अंतर्विवाह पवित्रता प्रदूषण अनुष्ठान पदानुक्रम और निर्धारित व्यवसाय। संगोत्र विवाह संवर्ण मलिनता अनुष्ठान और असाधारण व्यवसाय, ये सभी जाति व्यवस्था की विशेषताएं। जबकि नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह। अपनी ही जाति के भीतर विवाह को सख्ती से लागू किया जाता है जिससे कि अंतरजातीय विवाह को रोका जा सके। शुद्धता और प्रदूषण एक केंद्रीय अवधारणा जहां कुछ जातियों को धार्मिक दृष्टि से शुद्ध और अन्य को अशुद्ध माना जाता है, जिसके कारण सामाजिक अलगाव और परस्पर संपर्क पर प्रतिबंध होता है। अनुष्ठानिक पदानुक्रम जातियों को अनुष्ठानिक स्थिति के आधार पर पदानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और दलित सबसे नीचे होते हैं। और निर्धारित व्यवसाय पारंपरिक रूप से जन्म से निर्धारित होता है और जाति के भीतर विरासत में मिलता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता और व्यावसायिक विकल्प सीमित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। उग्र सुधारवादी समाजशास्त्र ने निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा समर्थन करने की मांग की है? फंक्शनल पॉजिटिविज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शन या मार्क्सिज्म। करेक्ट आंसर है मार्क्सिज्म। उग्रवादी सुधारवादी समाजशास्त्र कट्टरपंथी समाजशास्त्र ने मार्क्सवादी विचारों का समर्थन करने की मांग की है। अब इन सभी टर्म को हम समझ लेते हैं। उग्रवादी सुधारवादी समाजशास्त्र सामाजिक विक्षोभ और शक्ति के संप्रदाय के आलोचनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना होता है। मार्क्सवादी विचार भी समाज में वर्ग संघर्ष, शिक्षा शास्त्र की आलोचना और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसीलिए उग्रवादी सुधारवादी समाज मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ प्रतीक होता है, क्योंकि दोनों ही कट्टरपंथी सामाजिक संप्रदाय की आलोचना करते हैं और अधिक न्याय संगत समाज के लिए परिवर्तनशील विचारधारा रखते हैं।
नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर, डेटा की विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है। विभिन्न सामग्रियों पर एक ही तरीके की जांच का विभिन्न परिणाम होता है। 2, विभिन्न सामग्रियों पर जांच के समान तरीके एक ही परिणाम उत्पन्न करते हैं। 3, एक ही सामग्री पर जांच के समान तरीके का एक ही परिणाम होता है। या 4, विभिन्न सामग्रियों पर जांच के विभिन्न तरीकों से एक ही परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन, एक ही सामग्री पर जांच के समान तरीकों का एक ही परिणाम होता है। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 3, एक ही सामग्री पर जांच के समान तरीकों से एक ही समान होता है। डाटा संग्रहण में विश्वसनीयता से तात्पर्य परिणामों की स्थिरता और पुनरुत्पादनशीलता से होती है। यदि समान विधियों को समान परिस्थितियों में समान सामग्रियों पर लागू किया जाए तो परिणाम सुसंगत और दोहराए जाने योग्य होना चाहिए, तभी उसे विश्वसनीय माना जाता है। जैसे कि डेटा संग्रहण में विश्वसनीयता से तात्पर्य परिणामों स्थिरता के पुनरुत्पादनशीलता से। यदि समान विधियों को समान परिस्थितियों में समान सामग्रियों पर लागू किया जाए तो परिणाम सुसंगत और दोहराए जाने होने चाहिए, तभी उन्हें विश्वसनीय माना जाएगा। विकल्प 3 सीधे इस परिभाषाओं के साथ संरेखित होता है, जिससे कहा जाता है कि समान सामग्रियों पर समान जांच विधियों से समान परिणाम उत्पन्न होने चाहिए। छवि स्वयं भी स्पष्ट रूप से इस विकल्प को सही उत्तर के लिए चिन्हित करती है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप लोग को कैसा लगा ये क्वेश्चन आंसर आप कमेंट में अवश्य बताएं, और इसके आगे के क्वेश्चंस अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू।